दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों बीए थर्ड ईयर वालों का जो बीए लास्ट ईयर वालों का जो क्वेश्चन है वो मैंने इसके पहले बता दिए थे। अब मैं बता रहा हूँ आपको आंसर। जो आपका हिंदी साहित्य था ना दोस्तों, हिंदी साहित्य का पेपर नंबर फर्स्ट के आंसर में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन के आंसर में बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा मातृभाषा किसे कहते हैं। तीसरा रहेगा कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन रहेगा प्रारूपण का क्या अर्थ है। और पांचवा क्वेश्चन रहेगा अनुवाद के उद्देश्य लिखिए। दोस्तों इन पांचों क्वेश्चन के आपको मैं उत्तर बताऊंगा जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो देखिए, राजभाषा शब्द अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ये एक पारिभाषिक शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। भारतीय संविधान के अध्याय 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी होगी, ठीक है। देवनागरी लिपि होगी दोस्तों, और हिंदी ये होगी भाषा हमारी। इसका आशय ये है कि संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि तीनों प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा हिंदी की शब्दावली प्राय पारिभाषिक होती है और इसका साहित्य जो सरकारी साहित्य कहलाता है। राजभाषा हमेशा कामकाज से जुड़ी रहती है, इसलिए इसमें पद, लालित्य, अलंकार, मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग कहीं नहीं पाया जाता है और ना ही ये अपेक्षित होता है। राजभाषा की शब्दावली एकार्थक, एक निश्चित अर्थ में पद प्रयुक्त तथा भाषा नीरस और अत्यधिक औपचारिक होती है, ठीक है। इसी कारण राजभाषा के रूप में हिंदी को अब तक अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि धीरे धीरे राजभाषा के रूप में हिंदी का निरंतर प्रसार और विकास हो रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, राजभाषा किसे कहते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका आ चुका है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लिखेंगे। और हिंदी लिटरेचर बीए फाइनल एग्जामिनेशन जून 2021 बीयू भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, ठीक है। तो मातृभाषा किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए दोस्तों आप सभी, और अच्छे से आपकी कॉपी में लिखकर कॉपी सबमिट करके आएंगे। मातृभाषा वह भाषा है जो हमें अपने संस्कार से अपने परिवार में मिलती है। इसे पहली भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है। मातृभाषा को हम बचपन से ही सीखते हैं। भारत में अनेक मातृभाषा रूप हैं जिन्हें संविधान में भी अंकित किया गया है। प्रत्येक प्रांत की अपनी एक मातृभाषा है। जो भाषा किसी विशिष्ट क्षेत्र में या राज्य में प्रयुक्त होती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। स्थूल रूप से मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा भी कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा राष्ट्र की जो भाषा होती है उसकी तुलना में सीमित होती है, क्योंकि इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र की अस्मिता, परंपरा तथा संस्कृति से जुड़ी होती है। इस प्रकार हिंदी के विभिन्न रूप प्रचलित है। हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप इसे व्यवसाय से जोड़ता है। प्रयोजनमूलक हिंदी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है। जनभाषा से राजभाषा तक हिंदी का यह व्यापक रूप प्राप्त होता है। हिंदी कामकाजी प्रयोजनों से जुड़कर आज विश्व भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी है। जो हिंदी है ये विश्व भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी है। अपनी विशिष्टताओं के कारण हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप विकासमान हो रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने का भी प्रस्ताव है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। मातृभाषा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि उत्तर में आप ये पूरा आप लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं। दोस्तों ये कार्यालयीन पत्र का उत्तर आपके सामने आ चुका है। और देखिए कार्यालयीन पत्र का अर्थ, ठीक है। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे दोस्तों, कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं। हमें कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन या सरकारी कामकाज की सुचारू व्यवस्था करने हेतु विभिन्न प्रकार के पत्र समय समय पर लिखे जाते रहते हैं तथा ये पत्र निजी, सामाजिक आदि पत्रों से भिन्न होते हैं। इन्हें एक निश्चित प्रारूप में ही तैयार किया जाता है। प्रारूप से आशय रूपरेखा तैयार करना। इसके लिए अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कार्यालयों में किसी संस्था या व्यक्ति को पत्र भेजने के पहले उस पत्र का विषय वस्तु के साथ आलेखन भी तैयार किया जाता है और उसे उच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। कार्यालयीन पत्र व्यक्तिगत रूप में भी लिखे जाते हैं। सामान्यतः ये पत्र एक कार्यालय से अपने अधीनस्थ अन्य कार्यालयों को प्रेषित किए जाते हैं। इन्हें शासकीय या सरकारी पत्र भी कहा जाता है। जो कार्यालयीन पत्र होते हैं उसे शासकीय सरकारी पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये पत्र संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं किंतु इनका गहरा प्रभाव रहता है। तो दोस्तों कार्यालयीन
पत्र किसे कहते हैं, इसके उत्तर में आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा जो दे रखा है ये सारा आपको इसमें लिखना है, कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं में। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, प्रारूपण का क्या अर्थ है। तो जो प्रारूपण का अर्थ है दोस्तों, ये आप अच्छे से समझे और अच्छे से लिखेंगे दोस्तों। तो जो क्वेश्चन है ना आपका, प्रारूपण किसे कहते हैं, प्रारूपण का क्या अर्थ है, उसमें आप लिखेंगे प्रारूपण। प्रारूपण के लिए अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में आलेखन, प्रालेखन, प्रारूप, प्रारूप लेखन कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने ड्राफ्ट के लिए प्रारूप और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण समान शब्द निर्धारित किया है। जो ड्राफ्ट है ना दोस्तों, ड्राफ्ट के लिए तो क्या होता है प्रारूप, और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण समानक शब्द का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, इसी में आपको लिखना है प्रारूपण में, प्रारूपण का तात्पर्य मुख्यतः शासकीय अशासकीय कार्यालयों में उन पत्रों से जिनकी आवश्यकता शासकीय अशासकीय कार्यालयों में कार्य पूर्ण करने के लिए होती है। इन पत्रों का स्वरूप अत्यंत औपचारिक होता है तथा अन्य पुरुष में लिखे जाने वाले इन पत्रों का जो स्वरूप निश्चित नियम और प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है। इन पत्रों में आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, ज्ञापन, सूचना आदि होती है, जिनका उपयोग केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों, उपक्रमों, निकायों, निगम, आयोग तथा विभिन्न सार्वजनिक निजी कार्यालयों में जानकारी सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो ये आपका प्रारूपण वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रारूपण का क्या अर्थ है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मतलब कि जो ये मैंने आपको बता रखा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा यही आपको लिखना है प्रारूपण के अर्थ में। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुवाद के उद्देश्य लिखिए। तो ये अनुवाद के उद्देश्य आ चुके हैं दोस्तों आपके सामने। पहला उद्देश्य, ये आदर्श अनुवादक वही कहलाता है जिसका स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा पर जबरदस्त अधिकार हो। इसके बाद में दूसरा आपको लिखना है, आदर्श अनुवादक लेखन की तरह अनुवाद में भी विशेष दक्षता रखता है। इसके बाद में तीसरा आप लिखेंगे, आदर्श अनुवादक विवेक से कार्य लेता है। इसके बाद में आदर्श अनुवादक मूल का अर्थ स्पष्ट समझने के लिए शब्दकोश आदि का सहारा लेता है। इसके बाद में आदर्श अनुवादक जब लक्ष्य भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रसंग उपस्थित होता है तब वह प्रसंग की विशेष पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालता है। इसके बाद में नंबर 6 देखिए, साहित्य अनुवाद करते समय आदर्श अनुवादक कवि अथवा रचनाकार के मूल अभाव को उपेक्षित नहीं होने देता है। और 7वां देख लीजिए, आदर्श अनुवादक वही है जो विषय वस्तु की पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान रखता हो। तो ये आपका बीए लास्ट ईयर वालों का मतलब पूरे 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए पेपर फर्स्ट के। और पेपर फर्स्ट का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। जो आपका हिंदी लिटरेचर है ना, उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी पेपर फर्स्ट है, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन के आंसर मैंने इसमें आपको बता दिया है। और चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था राजभाषा किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन था मातृभाषा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, और चौथा क्वेश्चन था प्रारूपण का क्या अर्थ है, और 5वां क्वेश्चन था अनुवाद के उद्देश्य लिखिए। तो अगर आपको और भी आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।